जय हिंद बच्चों। मैं आ गया हूँ आप लोगों को फिर से दोबारा ये पढ़ाने के लिए। ये हमारा चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट रह गया था। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया है, सेकंड पार्ट रह गया था, तो आज मैं उसको कवर करने वाला हूँ। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों, आई फील वेरी मोटिवेटेड। मैं आप लोगों को पढ़ाने के बाद नहीं, पढ़ाने के पहले से ही एक्चुअली आई फील वेरी मोटिवेटेड। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा होता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई फील सेटिस्फाइड एंड मैं रियलाइज़ किया हूँ कि मुझे ये आप लोगों के साथ अपने ज्ञान को शेयर करने में और आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने में मेरे को बहुत ही मोटिवेशन और बहुत अच्छा फील होता है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वॉज मेकिंग एट नाइट 1 o'clock एंड आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, रात को 1 बजे बना रहा था क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन टू इट। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैंने जानबूझकर इसमें अभी ज़्यादा पीपीटी वगैरह नहीं डाला, इसको सिंपल रखने का कोशिश किया सो दैट simplicity में ही NCERT, because as of now I am covering only NCERT book, so I just want to make you understand each and every line of the NCERT book. इस किताब की एक एक लाइन आप डिटेल में समझे। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है और इसलिए मैं जस्ट इसको आपको सिंप्लीफाई करके समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सही से हो सके। सो नाउ अभी जो हम आगे पढ़ने वाले दोस्तों हैं, हम राइट्स पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड इन आवर कंट्री देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड. They may be subjected to exploitation by their fellow human beings. One such form of exploitation in our country has been beggar or forced labor without payment. So हम जानते हैं कि अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित हैं, शोषित है और वंचित है, ठीक है। और यहाँ के लोगों द्वारा उनका शोषण हो सकता है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बेगार और या बंधुआ मजदूरी। एक हमारे देश में वन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, बेगार एंड बंधुआ मजदूरी। ये बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में था आज़ादी के समय पे और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज से पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। दो फंडामेंटल राइट, देयर इज अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट ऑल दिस इल प्रैक्टिसेस आई कैन से। Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings. So this is also very thing, buying and selling of human beings here and using them as slaves. So it's very sad कि हमारे देश में दास प्रथा, लोगों को दास के रूप में खरीदा जाता है, स्लेव्स के रूप में खरीदा जाता है। एंड दिस सैड, लोगों को खरीद बिक्री की जाती है, इंसानों की खरीद बिक्री। इट्स सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट। एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के तहत इन सबको प्रोहिबिट कर दिया गया है, इनको प्रतिबंध लगाया गया। सो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि हमारे संविधान के द्वारा प्रतिबंधित है तो ये जहाँ भी अगर ऐसी चीज़ें न्यूज़ में मतलब अगर उजागर होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, सरकारी एक्शन लिया जाता है, कानूनी एक्शन लिया जाता है। एंड इन सब चीज़ों को बहुत हद तक ख़त्म करने में हमारे संविधान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट आई स्टिल कैन नॉट गारंटी और आई कैन नॉट कन्फर्म। मैं अभी ये इस मतलब मेरा पर्सनल मानना है, मैं इसके कोई स्टैटिस्टिक्स और डेटा तो मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास है नहीं। बट मेरा पर्सनल मानना है कि 100% एबोलिशन इंडिया में अभी आई डोंट थिंक ये हो चुका है। एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स स्टिल ए वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाई आवर, गारंटीड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Forced labor was imposed by landlords, money lenders, and other wealthy persons in the past. Some form of bonded labor still continues in country, especially in brick kiln work. So it has now been declared a crime and is punishable. So जैसा कि मैंने बताया, इस बुक में भी यही लिखा हुआ है कि फोर्स्ड लेबर जो है हमारे यहाँ ज़मींदारों या मनी लेंडर, सूदखोर या फिर जो अन्य धनी लोग हैं उनके द्वारा ये पास्ट में यूज़ किया जाता था। बट अभी भी बोल रहे सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। मतलब हमारे देश में अभी भी बंधुआ मजदूरी कराते हैं, खास करके ईंटे के भट्टे आप लोग जानते होंगे दोस्तों। तो ब्रिक किल्न वर्क वहाँ पे ये होता है, अभी भी प्रचलन में है थोड़ा। एंड इट हैज़ नाउ बिन डिक्लेयर्ड ए क्राइम, और अभी इसको एक अपराध घोषित कर दिया गया। सो इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एंड क्राइम एंड इज़ पनिशेबल। तो यह अब एक अपराध घोषित कर दिया गया और ये कानून द्वारा अब यह दंडनीय है। The Constitution also forbids employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines. So संविधान बच्चों के द्वारा, children below 14 years in dangerous
जॉब। सो अगर जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं वो किसी खतरनाक काम में अगर उनको नियोजित किया जा रहा है तो ये संविधान के द्वारा इसको फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है, संविधान इसको परमिट नहीं करता है। एंड विद चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, जो बच्चों के द्वारा जो लेबर है काम करवाना, बाल श्रम जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड लेबर, हैज़ बीन मेड इलीगल, ये एक अपराध घोषित कर दिया गया है। एंड राइट टू एजुकेशन becoming a fundamental right for children. This right against exploitation has become more meaningful. So अब in fact right to education को भी एक फंडामेंटल राइट, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये पहले एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता था, बट अब इसको मौलिक अधिकारों की सूची में दे दी गई है। और राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हजार्डस और या डेंजरस जॉब करने से रोकता है, तो इसका मूल्य, इसका महत्ता और भी बढ़ गया इस अधिकार का। सो दिस हैज़ बिकम ए वेरी मीनिंगफुल फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो अगली चीज़ जो हम कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सो एक्चुअली आवर कॉन्स्टिट्यूशन, according to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as hallmark of democracy. सो हमारे देश में संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, अपनी पसंद की धर्म का पालन करने का अधिकार है। कोई किसी पे इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको कौन सा धर्म मानना है, कौन सा धर्म नहीं मानना है। भारत एज अ कंट्री ऑल्सो, इंडिया एज ए नेशन ऑल्सो, इट्स अ सेकुलर नेशन, इट्स अ पंथ निरपेक्ष राज्य। ये किसी भी धर्म या किसी भी पंथ को ऐसा नहीं कि ये कह रहा है कि आप किसी भी धर्म को नहीं माने। एक्चुअली ये कह रहा है कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और ये आपकी स्वेच्छा, आप नहीं चाहें तो आप किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। आप अधार्मिक रह सकते हैं या बिना धर्म के भी रह सकते हैं। दैट ऑल्सो इज टोटली, इट्स ऑन योर कॉन्साइंस, इट्स ऑन योर ओन पर्सनल चॉइस। और सरकार इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार आपको किसी भी धर्म के लिए बाध्य या किसी भी धर्म को नहीं मानने के लिए बाध्य ऐसा नहीं कर सकती है। ये हमारे संविधान के द्वारा वर्जित है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इस राइट को, स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ल्ड वाइड रिलीजन प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। Now, historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion. So, इतिहास में ऐसे रहे हैं बहुत सारे शासक या राजा महाराजा ऐसे रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में रहे हैं, जिन्होंने रेसिडेंट्स को अलाउ नहीं किया, जो उनके प्रजा थे, जो उनके जिनके ऊपर उनका शासन था, उनको ये राइट नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पर्सन्स फॉलोइंग ए डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर वेयर आइदर प्रोसिक्यूटेड। सो रूलर के जो शासक का धर्म है, अगर वो जो लोग उसको, जो प्रजा के लोग थे, अगर वो शासक का धर्म को नहीं मानते थे तो उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था, या दे वर फोर्स टू कन्वर्ट, या फिर उनको विवश किया जाता था कि वो अपना ऑफिशियल रिलीजन, जो रूलर का रिलीजन है, उसमें कन्वर्ट हो जाए। So therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice on its as one of its basic principle. So अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की, अपनी इच्छा के अनुसार, one's choice, है ना, कि धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत, दिस इज ए वेरी बेसिक प्रिंसिपल। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, कि एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी यू हैव दैट फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वन चॉइस। आप अपने मन की, आप अपने इच्छा से जो आपको है, आप उस धर्म को मान सकते हैं। और आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, बट आप भविष्य में आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, आज भी बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल है। और यार, इंसान बड़ा हो छोटा हो, बट अगर वो भारत का नागरिक है तो ही हैज़ दिस फंडामेंटल राइट एंड ही कैन प्रैक्टिस वॉट एवर रिलीजन और वॉट एवर धर्म, जो भी धर्म उसको पसंद है, वो अपने इच्छा के धर्म को मान सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता।
सो इन इंडिया एवरी वन इज फ्री टू चूज ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, ये हमने देख लिया। बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, समझ रहे? सो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें समाहित है। आपके अंतःकरण, कॉन्साइंस, आपकी अंतरात्मा, आपकी मन में। सो दिस मीन्स दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रीजन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ही मे चूज एनी, कोई भी धर्म मान सकता है, या वो चूज करेगा कि मैं कोई भी धर्म नहीं मानूंगा, अधार्मिक रहूंगा, या किसी धर्म को मैं नहीं मानूंगा। दैट ऑल्सो इज द लॉ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। समझ गए? तो ये आप जो हमारा फ्रीडम टू रिलीजन है, इसमें आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, और उसी धर्म को आप प्रोपगेट कर सकते हैं। इसमें आपका ये पूरा ही आपका अपना है, अपने आपके अंतःकरण पे आपने जो सोचा है आप वो कर सकते हैं। इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, बट यस, फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो उस पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सो टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, है ना, मोरालिटी एंड हेल्थ। सो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के ऊपर सरकार इस पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगा। सॉरी, मैं थोड़ा आईटी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो कभी कभी ऐसे थोड़े से डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं, सॉरी। सो आई वाज टेलिंग दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। सो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सो नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा सकती है। दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। इसका ये मतलब है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो अनलिमिटेड राइट नहीं है, इस पर लिमिटेशन लगाई जा सकती है, यह असीमित नहीं है। तो द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल लेवल्स। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें कह रहा है कि जो सरकार है वो अगर धार्मिक कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ सोशल एविल्स है, तो उसको हटाने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स बैनिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती, बाईगैमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो पहले भी सरकार ने ऐसे एक्शन लिए हैं। सती प्रथा को हटाया गया है, बेसिकली एक से अधिक विवाह, बाईगैमी, मोर देन मैरिंग विथ ए मोर देन वन पर्सन, एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव का बलि दिया जाना है। सो इस तरीके का जो सामाजिक एविल्स थे, बेसिकली समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, इनको हटाने के लिए सरकार ने पहले भी कदम उठाए। और ये इनको हटाने के लिए, अगर इनको सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए अगर सरकार को एक्शन ले रही है, तो दैट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बिकॉज मौलिक, ये समझने वाली दोस्तों ये समझने वाली बात है कि मौलिक अधिकार हमें एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए दिए गए हैं, ना कि समाज में बुराइयां फैलाने के लिए रखी गई है। सो सच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम। तो आप ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन है, अगर सरकार ऐसी कुछ कानून बना रही और ऐसे कुछ लगाम लगा रही, तो आप उनका विरोध नहीं कर सकते हैं कि ये आपके फंडामेंटल राइट के जो धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें कोई इंटरफेरेंस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी, अगेन आप समझिए कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, वो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, समाज को एक बेहतर समाज बनाने की ओर आगे बढ़ाता है। और इस पर्पज से ही ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार रखे गए, ना कि संविधान, ना कि समाज को बुराइयों की ओर ले जाने के लिए। So the limitations on the right to freedom of religion always produce tension between followers of various religions and government. When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that this is interference in the religion. So ऐसा पहले भी देखा गया कि जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां हो जाती है, क्योंकि जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो महसूस करते हैं कि ये सरकार उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। सो ये टेंशन्स होते हैं। बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स बिकम्स ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी
फॉर इट अनदर रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपगेट वन रिलीजन। सो एक यहाँ बहुत एक अलग पहलू भी बताया जा रहा है कि एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन्स, क्योंकि आपको मैंने बताया था दोस्तों टू प्रोफेस फॉलो एंड प्रोपगेट, तो जो प्रोपगेट वाली बात है बेसिकली आप अपने धर्म की प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। नाउ दिस इंक्लूड्स परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। सो इसमें आप बेसिकली लोगों को आप मना सकते हैं, उनको परसुएड कर सकते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाइए दूसरे धर्म में, या आप किसी धर्म में उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो हाउएवर सम पीपल रिजेंट कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट। सो होता क्या दोस्तों, कभी कभी ये कन्वर्जन जो है, ऐसा लोगों का कहना है कि कभी कभी ये कन्वर्जन इंटिमिडेशन, डरा धमकाकर, या इंड्यूसमेंट, कुछ प्रलोभन लालच देकर करवाया जाता है, एंड दैट इज रॉन्ग। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, हमारा जो संविधान है वो दबाव बनाकर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। सो ये बहुत ही क्लासिकली देखिए, ये हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का, स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का अधिकार देता है अपने धर्म के बारे में, और इस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने से दूसरे लोगों को हम अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। वी कैन अट्रैक्ट अदर्स टू इट, बट वी कैन नॉट फोर्स समबडी, वी कैन नॉट इंटीमिडेट, हम किसी को डरा नहीं सकते, वी कैन नॉट इंड्यूस, हम प्रलोभन नहीं दे सकते। सो अगेन इट्स बिकम, ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी हो जाता है, ये पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है आए दिन, क्योंकि कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम इसमें कहीं कहीं पे ऐसा भी पाया जाता है कि इसमें इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट्स ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, एंड दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का मूल रीज़न, जिसके संविधान जिस स्पिरिट के साथ जो बनाया गया, जो ये फंडामेंटल राइट लाया गया, उसके खिलाफ है। सो दैट इज़ नॉट अलाउड। नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की समानता। दोस्तों जब भी आप फंडामेंटल राइट में अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, या रेदर देन मैं बोलूँ कि अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, सो आई विल कीप फाइंडिंग, मैं आपको बताता रहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार संविधान एक इतनी खूबसूरत से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी खूबसूरत तरीके से पिरोई हुई माला इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है कि इसके एक एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें आप संविधान की पहली चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने संविधान के बारे में बताया, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनमें तो आए दिन मैं बोलता रहूँगा, आए पैराग्राफ में मैं बोलता रहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो लाइक आप कोई देखते ना कि कोई एक ऐसी मूवी आती है जो उस मूवी का हर एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, आप कभी उसका एक झलक छोड़ना नहीं चाहते हैं। आई एम नॉट प्रोपगेटिंग, बट लाइक लास्ट मैंने जब 3 इडियट्स मूवी देखा था, तो मैं हज़ारों बार देख लिया उस मूवी को, बट हर एक बार उसके एक एक पार्ट को देखने पे मेरे को लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा मूवी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये पार्ट को मैं कैसे बंद कर दूँ। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक ए ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर। इसके एक एक पार्ट को आप मिस नहीं कर सकते। यू विल एंजॉय, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू मस्ट नो दिस इज वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की समानता। बीइंग ए कंट्री विच इज होम टू सेवरल रिलीजन, हम लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म है। India is a diverse country. It is necessary that government must extend equal treatment to different religions. So सरकार को सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा, समान तरीके से बर्ताव करना होगा। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन्स। तो इसका दूसरा कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव वे में इसका कॉनोटेशन है कि सरकार, नेगेटिव वे में इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि सरकार किसी भी धर्म का विशेष पक्ष नहीं लेगी। गवर्नमेंट कैन नॉट फेवर, लाइक देर आर मेनी कंट्रीज। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश इन इस्लामिक कंट्री, तो वो एक पर्टिकुलर धर्म, इस्लाम धर्म को जो उनका स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट का एक अपना धर्म है, इस्लामिक धर्म को मानता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया का धर्म क्या है? कुछ नहीं है। इंडिया के हर एक नागरिक को जो धर्म मानना है वो वही धर्म है।
और नहीं किसी को मानना है तो वो भी, वो स्वेच्छा उसकी, वो कोई भी धर्म नहीं मान सकता और रह सकता है। सो वाइल जो कंट्री, जो गवर्नमेंट है, वो सारे धर्म को समान बर्ताव करता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है, और एट द सेम टाइम वो किसी को फेवर भी नहीं कर सकता। इसका यही मीनिंग है कि वो किसी के पक्षपात नहीं कर सकता, किसी के सपोर्ट में नहीं आ सकता। नीदर इट कैन गो अगेंस्ट एनी रिलीजन नॉर इट कैन कम इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public servant. So भारत का अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, भारत का प्रेसिडेंट बनना है, जज बनना है और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल बनना है, अगर कोई भी सरकारी नौकर बनना है, सरकार का अफसर बनना है, आपको किसी भी धर्म में होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर धर्म के होंगे तभी आप बन सकते हैं, या इस पर्टिकुलर धर्म के हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। ये दोनों नहीं है भाई, बहुत ही क्लियर है। एंड इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग, कि आवर फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स and at the same time empowers all the religion. We have also seen that under the right to equality there is guarantee that government will not discriminate on the basis of religion. So ये हमने right to equality में भी हमने पढ़ा कि right to equality में भी हमने पढ़ा था कि government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. सरकार किसी को सरकारी नौकरी प्रदान करने में, सेवा प्रदान करने में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। The institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor person of a religion. वो किसी भी धर्म, nor preach any religion, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना ही किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, और न ही किसी धर्म को फेवर किया जाएगा। कोई वरीयता नहीं दी जाएगी धर्म के आधार पर। So the objective of these provisions is to sustain and nurture the principle of secularism. So इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। So हम अब अगले फंडामेंटल राइट पे आएंगे दोस्तों, और द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो अब हम सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं, अब हम उन पे चर्चा करेंगे। So when we talk about Indian society, the image of diversity, you know, and I have been telling you many times, और आप लोगों को भी पता है कि जब आप भारत की बात करते हैं तो आप डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं। So जैसे ही आप इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में एक छवि आ जाएगा कि हमारा देश बहुत ही विविध देश है। इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी, ठीक है। वी आर इन द सोसाइटी दैट हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी। समझिए, हम कोई बेसिकली समरूप समाज नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ही विविधता है, वास्ट डाइवर्सिटी। इन सच ए सोसाइटी that is full of diversity, there would be social sections which are small in numbers compared to some other groups. So if a group is in minority, will it have to adopt the culture of majority? यहाँ एक सवाल बनता है कि जब ये इतनी विविधता है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन सारी कल्चर को मानने वाले लोगों की, सबकी पॉपुलेशन बराबर नहीं होगी। कुछ ऐसे कल्चर्स होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें मानने वाले होंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है। वो धार्मिक माइनॉरिटी हो सकते हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकते हैं, वो बहुत सारे इशूज़ पे बहुत तरीके, इंडिया इतनी डाइवर्स है कि वो बहुत तरीके से वो माइनॉरिटी में आ सकते हैं। बट क्या इन माइनॉरिटी के लोगों को मेजॉरिटी का कल्चर को मानना पड़ेगा? कतई नहीं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। विविधता हमारे समाज की मजबूती है। Therefore, one of the fundamental right is the rights of the minorities to maintain their culture. Rights of the minorities to maintain their culture. हाँ, सो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। सो वाई माइनॉरिटीज़, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यार वाई माइनॉरिटीज, मेजोरिटी ने क्या पाप किया? या सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो लोग ग्रुप में बड़े ग्रुप हैं, वो तो एनीवे अपना धर्म को मान ही पाएंगे, या सॉरी अपने कल्चर, धर्म ओनली नहीं, आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू धर्म, बेसिकली वो अपने कल्चर को तो मान ही सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या ही ज़्यादा है। तो वो तो एनीवे दे हैव दैट लिबर्टी, दे ऑलरेडी हैव दैट प्रिविलेज दैट दे कैन एन्जॉय देयर कल्चर एंड द कल्चरल राइट्स in a free manner because they are more bigger in number. But at the same time there are chances, I'm not saying it is 100%, but there are chances कि majority may interfere in the culture of the minorities. So minorities का भी culture का
बचाए रखना और उनके कल्चरल प्रोटेक्शन ये बहुत ही ज़रूरी था। और ये हमारे संविधान निर्माताओं को हम लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से मालूम था, और इसलिए इन्होंने एक फंडामेंटल राइट बनाया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, और दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन। और ये जो अल्पसंख्यकों का जो माइनॉरिटी का अधिकार है वो सिर्फ धर्म के आधार पे ही नहीं होगा। इट इज़ नॉट ओनली ऑन अपॉन रिलीजन बट लिंग्विस्टिक ऑल्सो, कल्चरल माइनॉरिटीज ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन। भाषा और संस्कृति के आधार पे भी अल्पसंख्यक माना जाता है। माइनॉरिटीज आर ग्रुप दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और इन द कंट्री एज ए होल। सो बेसिकली माइनॉरिटी क्या, अल्पसंख्यक वो समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है ना, खुद का एक उनका रिलीजन होगा या खुद का एक उनका लैंग्वेज होता है माइनॉरिटीज़ का, और वो किसी या तो किसी देश के किसी एक क्षेत्र में बहुत होते हैं, उन्हीं क्षेत्र में सीमित पाए जाते हैं, काफ़ी एक देश में होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में थ्रू आउट द कंट्री है, बट ओवरऑल वो चूंकि वो छोटे छोटे पॉकेट्स में और पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, सो दे आर आउट नंबर्ड बाई सम अदर सोशल सेक्शंस। तो जो बाकी जो दूसरे सेक्शन है समाज के, उनसे उनकी संख्या कम हो जाती है, वो छोटा समूह हो जाता है। सो देन इट बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट कि उनके धर्म, उनके भाषा, उनकी संस्कृति की रक्षा की जाए, और इसलिए संविधान एक मौलिक अधिकार देकर उनका ये रक्षा कर रहा है। सच कम्युनिटीज हैव कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ देयर ऑन एंड हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दिस। तो उन समूहों की अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि और संस्कृति होती है, ठीक है। तो ये उनको अपन सुरक्षित रखने का और विकसित करने का, दे कैन कंजर्व ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स दे कैन डेवलप ऑल्सो, ठीक है, इनको अधिकार है। ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बाई डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ऑन कल्चर। सो यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों कि जो भी रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, भाषाई हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, जो भी जिस भी तरीके से अगर वो अल्पसंख्यक है, वो माइनॉरिटीज़ है, तो वो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। दे कैन हैव देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो उनका खुद का शिक्षण संस्थान हो सकता है। और ऐसा खोलकर वो अपने शिक्षण संस्थान खोलकर वो क्या करते हैं, दे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करते हैं, वो अपने प्रिजर्व करते हैं एंड डेवलप करते हैं थ्रू दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एंड द गवर्नमेंट विल नोट while granting aid to the educational institutions discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community. So ये समझने वाली बात है दोस्तों यहाँ क्या कहा जा रहा कि जो सरकार है सरकार वो जो अनुदान देती है, एड ग्रांट करती है, गवर्नमेंट जब एड ग्रांट करती है, ऐसा अनुदान देती है शैक्षणिक संस्थाओं को, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी भी शैक्षणिक संस्थान से इस बेसिस पे, किस बेसिस पे कि इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा उसका मैनेजमेंट है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उस ग्राउंड पे कि चूंकि ये अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा मैनेज किया जा रहा, तो इसको हम ग्रांट नहीं देंगे, इसको एजुकेशनल ग्रांट हम नहीं देंगे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो उस बाकी पैरामीटर्स को मीट कर रहा है, तो अगर बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप उस पैरामीटर पे ग्रांट दे रहे हैं, तो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी आपको सेम ग्रांट देना होगा, सिर्फ इस रीजन पे कि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया जा रहा, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। and that is protected under fundamental right of the constitution provided by the guaranteed by the constitution. Now ये एक जो ये लास्ट फंडामेंटल राइट है दोस्तों, और ये मैं तो कहूँगा कि अभी तक तो मैं सारे फंडामेंटल राइट्स को आप जैसे देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, बट ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज आई कैन से दिस इज राइट्स ऑफ द राइट्स. So right to constitutional remedy. One would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental right, but merely writing down a list of right is not enough. Merely writing down sufficient नहीं है, not enough, है ना. मौलिक अधिकारों को सिर्फ विस्तृत हम सूचित दे देंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है. देयर हैज़ टू बी ए वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस. एक रास्ता तय करना होगा, एक तरीका बनाना होगा कि ये जो अधिकार दिए गए इसको व्यवहार में लाया जा सके, इसको प्रैक्टिस में लाया जा सके. एंड डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दिस राइट. और अगर इन किसी अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो
का उल्लंघन होने पर इन अधिकारों की रक्षा की जा सके, इन उल्लंघनों से इनको रोका जा सके। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी इज द मीन्स थ्रू विच दिस इज टू बी अचीव। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह वो साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रोक लगाया जाएगा। मतलब अगर किसी अन्य अधिकार पे अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसको रोक लगाया जाएगा, और रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, किसी भी अधिकार को, मौलिक अधिकार को व्यवहार में लाने में ये अधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ये इन्फोर्स करता है। So Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies and the heart and soul of the Constitution. So आप जानते हो कि हमारे संविधान निर्माता में सबसे बड़े लीडर डॉक्टर अम्बेडकर थे, ठीक है, और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर इस अधिकार को, इस फंडामेंटल राइट को संविधान का हृदय, हार्ट एंड सोल और आत्मा की संज्ञा दी है। इट इज़ सो बिकॉज द राइट गिव्स ए सिटीजन द राइट टू अप्रोच। ये अधिकार सिटीजन्स को क्या देता है? एक अधिकार देता है, राइट टू अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सो इन टू गेट एनी फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड, फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड्स इन केस देयर इज वायलेशन। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस मौलिक अधिकार को सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में नागरिक ले जा सकता है और उसके तहत इसके उल्लंघन को हटवा सकता है, रिस्टोर करवा सकता है। The Supreme Court and High Courts can issue orders and give directives to the government for enforcement of these rights. जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो ऑर्डर्स दे सकते हैं और डायरेक्टिव दे सकते हैं, सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि इन अधिकारों को आप लागू करें, इन्फोर्स करें, ठीक है। द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। तो न्यायालय कई प्रकार की विशेष अधिकार जारी करते हैं जिसको रिट कहा जाता है। सो विल कम टू दैट। सो व्हाट ऑल आर द रिट्स, मैं आपको थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। ये एनीवे इट्स रिटन इन आवर बुक्स एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, और ये समझने की भी ज़रूरत है। आई डू नॉट कंसिडर एनीथिंग कि ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है। जो भी इस बुक में है वो हमारे संविधान से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ज़िंदगी के सिलेबस में है दोस्तों। सो प्लीज़ ध्यान दो और सभी चीज़ों को समझो। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सो बंदी प्रत्यक्षीकरण थोड़ा थोड़ा मैं कवर करूंगा, आप समझना। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स दैट द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। सो क्या हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है कि कोर्ट ऑर्डर्स, न्यायालय किसी भी कोर्ट ऑर्डर दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी, कोई न्यायालय किसी भी गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको अपने सामने प्रस्तुत करने का ऑर्डर दे सकता है ना, प्रेजेंटेड अरेस्टेड पर्सन। एंड इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री, और किसी भी अरेस्टेड पर्सन को वो आज़ाद करने के लिए भी, वो छोड़ने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। अगर न्यायालय को फील होता है कि या तो उसको एक ऐसे मैनर में अरेस्ट किया गया है जो अनलॉफुल था, या फिर जिस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है वो ग्राउंड ही अनलॉफुल है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कोई गिरफ्तार करने का कोई संतोषजनक कारण है नहीं और उसको अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर किसी अनलॉफुल तरीके से या फिर असंतोषजनक तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो कानून न्यायालय उसको बोल सकता है कि यस यू सेट हिम फ्री, इसको आज़ाद करो। सो न्यायालय के पास दोनों पावर्स है। ही कैन टेल he can tell कि the arrested person to be presented to me, or arrested person can be made free if the manner or the grounds of arrest are not lawful or satisfactory. So this comes under habeas corpus. Next is mandamus, इसको हिंदी में परमादेश बोलते हैं. This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty, so and thereby is infringing on the right of individual. So अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है that finds that particular office holder, कोई व्यक्ति जो कोई आधिकारिक कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई पदाधिकारी, वो अपने लीगल ड्यूटी, वो अपनी कानूनी कर्तव्य, अपने कानूनी दायित्वों, संवैधानिक दायित्वों को नहीं पूरा कर रहा है, और इसके नहीं पूरा करने से वो किसी का मौलिक अधिकार जो है उस पर इन्फ्रिंज कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है किसी का मौलिक अधिकार को, तो कोर्ट कैन डायरेक्ट दैट पर्सन कि भाई आप इसको
करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके किसी के फंडामेंटल राइट में इन्फ्रिंजमेंट है, तो कोर्ट उससे वो काम करवा सकती है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, निदेश का आदेश। द रिट इज ऑल्सो इशूड बाई हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जाता है। मैंने लोअर कोर्ट हैड कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, कोई निचली न्यायालय क्या होता है, लोअर कोर्ट क्या होता है, बेसिकली जिला न्यायालय या उससे नीचे की कोई न्यायालय, सेशन जज, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं। सो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके नीचे के कोर्ट ने अपने गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, जितनी उसकी जुरिस्डिक्शन थी, जहाँ तक उसका न्यायिक अधिकार था, उससे आगे बढ़कर वो अगर वो कुछ काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन लगा सकता है, निदेश का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट इज क्यो वारंटो, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस, जो व्यक्ति ऑफिस में है, जो पदाधिकारी उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है, बट वो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, समझ गए, तो उसको इट इशूज द रिट ऑफ क्यो वारंटो, क्यो वारंटो इशू करता है एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन, ठीक है, फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। सो उस व्यक्ति को उस ऑफिस होल्डर के रूप में उस पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से रोक देता है। इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो अधिकार परीक्षा। सो कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो एक्चुअली में इंटाइटल्ड नहीं है कि वो ऑफिस को होल्ड करे, तो कोर्ट उसको ऑर्डर देता है कि आप इस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज सर्टियोररी, सर्टियोररी उत्प्रेषण रिट कहा जाता है। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर से लोअर कोर्ट और अनदर ऑथोरिटी टू ट्रांसफर ए मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर ऑथोरिटी और द कोर्ट। तो इसमें जो भी कोई चीज़ अगर कोई लोअर कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के पास मैटर है जो पेंडिंग है, और हायर कोर्ट को लगता है, हायर अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, ये तो इनसे सही से डील नहीं किया जा रहा है, आई शुड बी द वन हु शुड बी डीलिंग इट, ये तो वो उसको ऑर्डर दे सकता है, उसको सर्टियोररी के अंदर वो ऑर्डर देता है कि ये केस को आप मेरे पास फॉरवर्ड कीजिए, और वो केस को ले लेता है। So apart from so these are the writ we have discussed, 5 types of writs above. Now next is, apart from the judiciary, many other mechanisms have been created in latest year for protection of right. So judiciary के बाद और भी बहुत तरीके चीज़ ऐसे बनाई गई है हमारे देश में, जिससे हमारे राइट्स का, अधिकारों का प्रोटेक्शन किया जाता है। You may be heard about, आप लोग सुने होंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, है ना, अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग है। देन देर इज़ ए नेशनल कमीशन ऑन वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट्स, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और अन्य आयोग भी है। तो इस तरह के आयोग जो हैं, ये बॉडीज़ जो हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में काफ़ी मददगार है। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ वीमेन, माइनॉरिटीज़ एंड और दलित्स। सो ये महिलाएं, अल्पसंख्यक या जो दलित हैं, उनके अधिकारों की ये रक्षा करते हैं। बिसाइड्स द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैज़ ऑल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित किया गया टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल एंड अदर काइंड्स ऑफ राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स और अदर राइट्स, समझ गए, मौलिक अधिकार या अन्य अधिकारों का भी, इनका प्रोटेक्शन के लिए राष्ट्रीय मानव आयोग का लॉ के द्वारा स्थापना किया गया। सो ये हम फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गोइंग टू फेस मेनी challenges. Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens. ठीक है, they also thought that certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, the constitution did not want future governments to be bound by certain policy decision. So क्या हुआ दोस्तों कि संविधान निर्माताओं को पता था, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियां हैं, टू फेस मेनी चैलेंजेस, एंड इनमें से सभी नागरिकों में समानता लाना, ठीक है, इक्वालिटी एंड वेल बीइंग, सबका कल्याण करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आज़ाद भारत के पास रिसोर्स की कमी थी, तो आज़ाद भारत के लिए एक डिफ़िकल्ट था उस समय की सरकार के लिए। दे ऑल्सो थॉट दैट कि उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है। सो इन समस्या जो हल है, इनके लिए सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शंस का रिक्वायरमेंट है, बट साथ में
इन नीतियों को भावी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं बना सकते हैं. बेसिकली दे थॉट कि देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन, बट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी बाउंड बाई दिस पॉलिसी डिसीजन बिकॉज द गवर्नमेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वॉज नॉट केपेबल इनफ टू इन्फोर्स ऑल दिस थिंग्स. तो बोला कि ये नीतियाँ होनी चाहिए, दिज आर लाइकेबल एंड इन फ्यूचर होना चाहिए, बट आज के डेट में गवर्नमेंट इज़ नॉट केपेबल टू डिलीवर ऑन दोज फ्रंट. तो उनको फंडामेंटल राइट का स्वरूप नहीं दिया गया एंड उनको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का स्वरूप दिया गया. सो विल डिस्कस एट देयरफॉर सम गाइडलाइंस वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वेयर मेड नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. दिस मीन्स कि क्या कुछ गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट तो किया गया, हमारे संविधान में समावेश तो किया गया, बट उनको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया गया, कानून व्यवस्था के द्वारा उसको स्थापित नहीं किया गया. दिस मीन्स दैट इफ ए गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पर्टिकुलर गाइडलाइन, अगर सरकार किसी एक खास गाइडलाइन जो इसमें लिखे हुए गाइडलाइन है उसको इन्फोर्स नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकती, उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता, तो वी कैन नॉट गो टू कोर्ट एज सिटीजन, वी कैन नॉट गो टू कोर्ट. हम कोर्ट जाकर कोर्ट को ये नहीं पूछ सकते कि सरकार को आदेश दीजिए टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी. सो वी कैन नॉट रिक्वेस्ट द कोर्ट to instruct the government to implement that policy. In the case of fundamental right, friends, we can go to court and court को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सरकार ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है और आप सरकार को आदेश दीजिए. एंड सरकार कोर्ट्स करती भी है. मेनी अ टाइम्स इट हैज हैपेंड कि कोर्ट ऑर्डर्स गवर्नमेंट की डायरेक्शन देती है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का हनन है, आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, एंड सो दैट द फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो. बट नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट के पास ये पावर नहीं है. दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिसिएबल. सो ये गाइडलाइंस जस्टिसिएबल नहीं है क्योंकि ये कोर्ट इनको मैंडेटरीली इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता सरकार को. दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशियरी. ठीक है, ये सरकार, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो जुडिशियरी के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता. दोज हु फ्रेम्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट द मोरल फोर्स बिहाइंड दिस गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड टेक देम सीरियसली. सो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि अगर जब ये चीज़ें लिख दी गई है और सरकार कर नहीं रही है तो कोर्ट भी उस पर ऑर्डर नहीं दे पा रहा, तो फिर इसको लिखा क्यों गया. सो यस, क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है सो दैट गवर्नमेंट के लिए एक मोरल ऑब्लिगेशन हो, सरकार के लिए एक मोरल फोर्स का काम करेगा. गाइडलाइंस बिहाइंड दिस गाइडलाइंस वुड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट टू टेक देम सीरियसली. सरकार इसको सीरियस तरीके से लेगी और इसको लागू करने का कोशिश करेगी, वो एक मोरल फोर्स के रूप में काम करेगी. और ये चूंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, अगर सरकार इससे डेविएट करेगी तो जो विपक्ष होगा वो सरकार को घेराव करेगा इन पार्लियामेंट एंड इन अदर फोरम्स, सो दैट सरकार के ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा एंड एक दिशा मिलेगी, एक सरकार को दिशा मिलेगी कि हमें इस दिशा में बढ़ना है. और इन besides they are expected that the people would also hold the government responsible for implementing this directive. तो जो जनता है वो उम्मीद किया गया था कि जो जनता है उनको होगा कि हाँ यार ये चीज़ें सरकार नहीं कर रही है, दो इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट यस सरकार इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये सरकार जो है, ये जनता उसको इवेल्युएट करेगी कि शायद ये हमारे पैमाने पे खरे नहीं उतर रही है और हम शायद सरकार को बदल दें, या हम विपक्ष के द्वारा हम सरकार पे दबाव डालेंगे, या अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो हम इस सरकार को हम अपने राइट टू वोट, जो एक मौलिक अधिकार ने, एक लीगल राइट है राइट टू वोट, उसके बेसिस पे हम सरकार को शायद फ्यूचर में बदल दे. सो दिस विल क्रिएट ए प्रेशर, मोरल ऑब्लिगेशन एंड ए प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. सो ए सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एक पॉलिसी गाइडलाइंस इंक्लूडेड है हमारे संविधान में जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन? सो ये नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई? The chapter in our constitution about directive principle list mainly three things: the goal and objective that we as a society should adopt. Goal and objective, लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें एक्सेप्ट अडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए. सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, वो अधिकार जो नागरिकों को मिलना चाहिए मौलिक अधिकार के अलावा, है ना, कुछ और भी अधिकार, सर्टेन राइट्स जो इंडिविजुअल को मिलना चाहिए. एंड सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, सो वो नीतियाँ जिसको सरकार को माननी चाहिए, सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए.
So you may get some ideas of the vision of maker of our constitution by looking at the some of the directive principles. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जब आप नीचे लिखे हुए हैं आगे बताएंगे तो आप देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो हमारे संविधान निर्माता था उनका विज़न क्या था, उनका दूरदृष्टि क्या थी. The governments from time to time try to give effect to some of the directive principle of state policy. समय समय पे सरकार इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है. They passed several जमींदारी एबोलिशन बिल्स. जमींदारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने विधेयक लाए. ठीक है. नेशनलाइज बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया. इनेक्टेड न्यूमरस फैक्ट्रीज लॉ, बहुत सारे फैक्ट्री अधिनियम लगाए गए. फिक्स्ड मिनिमम वेजेज, है ना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण. कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन. एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, है ना, आरक्षण. फॉर द अपलिफ्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया. सो सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूड्स. तो इनमें ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए जो इफेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कानून वगैरह बनाए गए, उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री. भारत में आज थर्ड लेयर ऑफ द गवर्नमेंट है, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है. दैट वाज इंस्पायर्ड बाई दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के गाइडलाइन. पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम. मनरेगा का आप लोग नाम सुना होगा, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार दिया गया है. एंड मिड डे मील स्कीम, आप सुने होंगे कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चलाया जाता है. बच्चों को दोपहर के समय भोजन दिया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेके स्कूल में और अपना आएँ और इंटरेस्ट ले. पेरेंट्स जो हैं, जो गरीब घर के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को पॉजिटिवली स्कूल भेजे. सो दीज आर द बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मोर ऑफ ए पॉजिटिव कॉनोटेशन. ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो सरकार को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. एंड फंडामेंटल राइट्स वी कैन से इट्स इन नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब वो सरकार पे रोक लगाती है एक तरीके से कि आपको ये चीज़ नहीं करने है, आप इसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये जनता का अधिकार है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और आप इसका उल्लंघन नहीं होने दे सकते हैं. अदरवाइज कोर्ट वहाँ पर आकर आपको रोक लगा देगी. बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार को एक दिशा दिया जा रहा है, एक निर्देश दिया जा रहा है कि यस यू प्लीज़ आप ये चीज़ें करें ताकि वेलफेयर हो, ताकि लोगों का उत्थान हो, उनका वेलफेयर हो. एंड कंट्री, सोसाइटी एज इंडिया शुड ग्रो एज ए कंट्री, वी ग्रो एंड एक सही रास्ते में, सही दिशा में हमारा समाज कल्याण की ओर आगे बढ़े. द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच का जो संबंध है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं. सो इट इज़ पॉसिबल टू सी बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एक दूसरे के पूरक है. फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया दोस्तों कि फंडामेंटल राइट सरकार को बहुत कुछ करने से रोकती है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इंट्रूड कर रहे हैं, उनका वायलेशन कर रहे हैं. वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एग्जॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग, है ना, टू डू सर्टेन थिंग्स. जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार को बोलती है कि आप ऐसा काम कीजिए. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री. सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो रोकती है कि सरकार प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स है, जो सिटीजन्स है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है. जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो पूरे समाज की हित की बात करती है. ठीक है. सो बेसिकली नीति निर्देशक तत्व एक प्रेरणा देती है सरकार को कार्य करने के लिए. हाउएवर एट टाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. सो समटाइम्स ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रही है तो वो कुछ सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वहाँ पे उल्लंघन हो जा रहा है. सो द प्रॉब्लम एरोज व्हेन द गवर्नमेंट सॉट टू पास लॉज टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम. एक क्लासिक एग्जांपल है कि जब जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कानून बनाई
जनका जमींदारी उन्मूलन कानून जब आया, दीज मेजर्स वेर अपोज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। तो जब इन्होंने जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया तो इनका विरोध किया गया किस आधार पे कि ये संपत्ति रखने के मौलिक अधिकार, देयर वॉज ए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, दिस एज ऑफ नाउ, अगर जो मैंने फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पढ़ाया, अरे आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सर ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, सर तो ये स्किप कर दिए, बट एक्चुअली दोस्तों ये एक फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। बट जब सरकार जमींदारी उन्मूलन का लॉ ला रही थी तो उस समय हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट, संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार। तो ये जमींदारी सिस्टम को हटाने में ये संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। सो हाउएवर, कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल नीड्स दैट आर ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, द गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जहाँ पे ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी है, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक कुछ लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, कुछ नागरिकों के इंटरेस्ट के ऊपर समाज का ग्रेटर गुड हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और इस फंडामेंटल राइट इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम के लिए कानून लाया। एंड दिस लेड टू लॉन्ग लीगल बैटल, ये काफ़ी दिनों तक इसका कानूनी लड़ाई चली। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी टुक डिफरेंट पोजिशंस। द गवर्नमेंट क्लेम दैट द राइट्स कैन बी अब्रीज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों कि न्यायालय और गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है और न्यायालय में दोनों ने डिफरेंट पोजीशन ले लिया। तो गवर्नमेंट क्लेम, सरकार ने क्लेम किया कि राइट्स कैन बी अब्रीज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पे थोड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दिस आर्गूमेंट एज्यूम दैट द राइट्स वेयर हिंड्रेंस टू द वेलफेयर ऑफ पीपल। इसने, सरकार का ये कहना था कि यार ये जो राइट्स है ये वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोग है, लोक कल्याण के मार्ग में ही बाधक बन रहा। ऑन द अदर हैंड, द कोर्ट हेल्ड द व्यू दैट द फंडामेंटल राइट्स वेर सो इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेट दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड इवन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कानून का मान्यता यह था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है, इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेट। सुनिए, हमारे कोर्ट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पावन है, दैट दे कैन नॉट बी लिमिटेड, कि वो इनको प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी नीति निर्देशक तत्व को आपको लागू करना है तो उसके लिए किसी फंडामेंटल राइट को आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। सो दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, यह एक जटिल वाद विवाद को जन्म दे दिया। एंड दिस रिलेटेड टू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हुआ कि संविधान के ये मैटर चला गया कि यार ये तो संविधान का अमेंडमेंट की बात है, संविधान संशोधन की बात है, और सरकार का यहाँ पे व्यू पॉइंट था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है वो संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। द कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एन अमेंडमेंट दैट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट। कोर्ट का कहना था कि ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता संविधान में जो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता हो। सो दिस कंट्रोवर्सी वाज सेटल्ड बाय एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट में एक केशवानंदा भारती केस हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। इसमें आज तक सबसे ज़्यादा बेंच के जजेज ने बैठा है और ये केबीसी का 1 करोड़ का एक सवाल रहा। मैं एक बार देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति और उसमें 1 लाख का ये सवाल पूछा गया था। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, केशवानंदा भारती केस। एंड इस जो कंट्रोवर्सी चल रही थी इसको केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विराम लगाया। इन द केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार के बेसिकली हमारे संविधान के कुछ बेसिक फीचर हैं, मूल ढांचागत विशेषताएं हैं, एंड दीज कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, और इसको पार्लियामेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये इन सब चीज़ों को हम आगे चैप्टर 9 में हम फिर से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस पे जब हम आएंगे तो ये थोड़ा डिटेल में और डिस्कशन होगा दोस्तों। सो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया दोस्तों। अब हम इसके लास्ट पार्ट कंक्लूजन को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये चीज़ें समझकर, ये चीज़ों को जानकर, और आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा।
और इस चैप्टर को अब हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं. In the writings of Jyotirao Phule, a radical social reformer from Maharashtra, we find one of the earliest expression of view that rights include both freedom and equality. Rights include both freedom and equality. ज्योतिबा फूले एक हमारे समाज सुधारक थे, ठीक है, आज़ादी के बहुत पहले. तो सोचिए 1827 से लेकर 1890 उस समय उन्होंने ऐसा थॉट प्रोसेस रखा था. ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं. और वो उस समय बात कर रहे थे कि जो अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है ना. ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट दिस आइडिया ऑफ राइट्स वाज फर्दर शार्पेंड एंड एक्सपेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. समझिए, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ और इसे संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया गया. आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस लॉन्ग ट्रेडिशन एंड लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स. सो हमारा संविधान इस लंबी परंपरा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चूँकि हमारा जो संविधान एक नेशनल मूवमेंट के बाद निकल कर आया था, तो ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन था इन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पहले. एंड दिस ट्रेडिशंस जनरेटेड वेरियस, जिसके कारण बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इवॉल्व होकर हमारे संविधान में लिखे गए. एंड वन ऑफ देम इज़ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट भी लिस्ट किया गया. सिंस 1950 द जुडिशरी हैज़ फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स. 1950 से जुडिशरी जो है, न्यायपालिका, हमारे अधिकारों में महत्वपूर्ण संरक्षक, प्रोटेक्टर के रूप में उभर कर आया है. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट्स इन मैनी रिस्पेक्ट. जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो हमारे न्यायिक व्याख्याएं हैं, उसमें हमारे जो स्कोप ऑफ राइट है, जो हमारे अधिकारों का दायरा है, उसको काफ़ी विस्तृत किया गया है. द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर राइट ऑफ आवर कंट्री फंक्शन विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क. ठीक है, और इसी ओवरऑल ढांचा के बीच अंदर, इसी ओवरऑल सीमा के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर हमारे गवर्नमेंट और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो कार्य करता है. राइट्स इन्फोर्स लिमिटेशन ऑन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सिस्टम. सो जो ये अधिकार है वो इन्फोर्स करते हैं, लिमिटेशन, वो सरकार के कार्यान्वयन पे, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे एक लिमिटेशन लगाता है और इंश्योर करता है कि भारत में एक लोकतांत्रिक गवर्नेंस मेंटेन किया जा सके. Scope of the rights. So this is the end of the chapter. I know friends, one part मैंने इसमें आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, जो एक पूरा डिटेल में एक जगह फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए थे और एक जगह पे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ थे, इसको मैंने कवर किया नहीं है. और एक फंडामेंटल राइट्स है, इसको भी मैंने नहीं कवर किया. तो यहाँ पे अभी मैं आई जस्ट टेक योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मैं थोड़ा सा यहाँ कवर कर देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ इसी समय. और फंडामेंटल राइट्स पे मैं आप लोगों का एक सेपरेट लेक्चर लूँगा, दैट विल बी पोरली, उस एक पेज पे ही मैं वो लेक्चर लूँगा, क्योंकि वो एक पेज फंडामेंटल राइट इतने डिटेल में समझने होंगे और वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों. सो हम यहाँ देख लेते हैं सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के गोल्स क्या हैं. ये आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व को भी अच्छे से समझ लें कि गोल्स, वेलफेयर ऑफ द पीपल. इसका लक्ष्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का कल्याण, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक न्याय. बहुत डिटेल में समझिए, बार बार समझिए और अच्छे से समझिए, मन में बैठा लीजिए. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को इन डिटेल समझिए. अगर आप अपने फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, आप अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम. इसको एकदम डिटेल में समझिए. दूसरा उद्देश्य क्या है? रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, जीवन का स्तर को ऊंचा करना है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण करना है. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है. पॉलिसीज, इसके कुछ नीतियां क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सुन रहे होंगे, ये चर्चा में भी है, ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है. गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाह रही है, तो ये इसकी नीतियां हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड. प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिक्कर, है ना, मद्यपान निषेध. तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एंड फ्यू स्टेट्स like Gujarat, like Bihar, this is banned. And as since it's a directive part of the directive principle of state policy,
सरकार की ये चेष्टा होनी चाहिए कि इसको लागू किया जाए, पूरे भारत में लागू करना चाहिए। बट यस, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड डेलिब्रेटेड। मेरे कहने से या मेरे नहीं कहने से ऑफ कोर्स सरकार कुछ लाएगी नहीं, बट यस, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो है, ये एक फैक्ट है। सो एंड द गवर्नमेंट शुड the aim of the directive principle of state policy is that only that government should endeavor, गवर्नमेंट का एक प्रयास होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को लागू किया जा सके। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, लघु घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, है ना, पशुओं को मारने पर रोक लगाना। एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, गाँव में पंचायतों को प्रोत्साहन देना। सो आप देखेंगे कि हमारे मोस्ट ऑफ द जो आप इन सब चीज़ों को सुनते रहते होंगे कि सरकार मोस्ट ऑफ द स्टेप्स इन दिशा में लेती रहती है और ये आए दिन चर्चा में ये सब चीज़ें रहती हैं। नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है ना, आप इसको कोर्ट में आप नहीं ले सकते। एडिक्वेट लिवलीहुड, पर्याप्त जीवन यापना, ठीक है, तो इसके लिए आप कोर्ट में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, महिलाएं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू वर्क, काम का अधिकार। एंड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। सो 6 वर्ष के कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। So these are the certain directive principle of state policies which I have discussed with you. So our chapter comes to an end, friends, and I hope you all have enjoyed this. So next lecture में मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स कवर करने वाला हूँ। एंड अगेन आई एम reiterating friends, I feel very very motivated in teaching you people all these things. Thank you. जय हिंद, जय भारत।